चले बच्चों, तो ट्वेल्थ केमिस्ट्री का एक लेक्चर है। आई होप कि ये लास्ट लेक्चर है आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। तो हमारा टॉपिक चल रहा है बच्चों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर है ये, और इसमें आपको आज कोरोजन जो टॉपिक है वो करेंगे हम। ठीक है बच्चों, तो मैं यहाँ इसके साथ लिखना चाहता हूँ बच्चों कुछ बातें। कोरोजन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, दोनों बोर्ड्स के लिए, आपके रीजनल बोर्ड्स हैं या सीबीएसई बोर्ड है, तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको हमें ध्यान से करना पड़ता है। देखिए, आपको आज यहाँ इसका कंप्लीट लेक्चर मिलेगा, इसका मैकेनिज्म, इसके थ्योरीज, इसको प्रोटेक्शन, रीजन, और हाउ द कोरोजन इंक्रीजेज फैक्टर्स अफेक्टिंग, और इसके मैकेनिज्म में जो रिएक्शंस हैं वो सब कंप्लीट करेंगे हम। देखिए, मैंने आपको पहले बोला था कि वी टेक सर्टेन हेल्प ऑफ द नोट्स एंड टू कंप्लीट द लेक्चर गिव यू। तो आप इससे क्या होगा कि आप यहाँ से जब पढ़ोगे तो आप इसके अगर नोट्स भी बनाते हो तो आपको एग्जाम में इसकी पूरी हेल्प मिलेगी। ये नहीं कि आप एक छोटा सा लेक्चर ही सुन रहे हो। ठीक है, तो सुनने से और बाद में फिर बुक पढ़नी पड़ेगी यहाँ, तो आपको कंप्लीट मिल जाएगा आपको। तो चले कोरोजन के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं बच्चों। तो कोरोजन बेसिकली होता क्या है, अब यहाँ सुन लेते हैं पहले, फिर बाद में देखते हैं कोरोजन क्या है। होता क्या है कि जब हम किसी मेटल को, या कोई भी मेटल, अब जो भी हमने कोई बनाया है, ब्रिज बनाया, बाइक्स हैं, कार्स हैं, जो भी मेटल्स हैं, जो भी मेटल्स की फॉर्मेशन में हमने जो भी प्रोडक्ट्स तैयार किए हैं, वो कभी ना कभी एटमॉस्फेयर पे एक्सपोज तो होंगे। बट एटमॉस्फेरिक के एक्सपोजर के कारण वहाँ कुछ मेटल की सरफेस पे कुछ अनडिजायरेबल कंपाउंड्स बन जाते हैं जो हमें चाहिए नहीं, या वो हमारी मेटल को डिटेरियोरेट कर रहे हैं, उसकी चमक को ख़राब कर रहे हैं, या उस पर कोई कोटिंग हो रही है, अनडिजायरेबल कलर्स आ रहे हैं, ब्लैक ग्रीन ये आ रहा है, तो इसको हम कोरोजन बोल देते हैं। तो बेसिकली कोरोजन क्या है बच्चों, व्हेन अ मेटल is exposed to atmosphere। अब एटमॉस्फेयर में भी आपको ये ध्यान रखना चाहिए, एटमॉस्फेयर में भी क्या है कि ये अंडर वेट कंडीशंस होना चाहिए, उसमें मॉइस्चर होना चाहिए। ड्राई एटमॉस्फेयर में कुछ नहीं होगा, आपको अनडिजायरेबल ये वो कंपाउंड्स नहीं मिलेंगे, वेट कंडीशन होनी चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से रखना, एक्सपोज टू एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, एटमॉस्फेरिक conditions, atmospheric condition, it forms certain undesirable products, undesirable products। ठीक है, and these are called, and this is called, and this is called corrosion। हम इसे कोरोजन बोलते हैं बच्चों। कोरोजन किसको बोलते हैं, जब हमारी जो मेटल है वो एटमॉस्फेरिक कंडीशन को एक्सपोज होगी, वेट कंडीशंस में, तो वहाँ कुछ अनडिजायरेबल कंपाउंड्स बन जाएंगे या प्रोडक्ट्स बन जाएंगे, तो उसको बोलते हैं। मैं भी बताता हूँ आपको, जैसे कॉपर को आप एक्सपोज करोगे ना बच्चों, तो उस पर ग्रीन कलर की लेयर आ जाएगी, ग्रीन कलर लेयर, ग्रीन कलर लेयर आ जाएगी। अब ये जो ग्रीन कलर की लेयर होती है, ये उसकी कंडक्शन को खराब कर देती है, वो आगे कंडक्शन नहीं करेगा। ठीक है, तो ये ग्रीन कलर को फिर साफ करना पड़ेगा, आपको उस लेयर को हटाना पड़ेगा, फिर वो जाके अपनी कंडक्शन को चालू रखेगी। तो कॉपर की ग्रीन कलर की जो है, ग्रीन कलर लेयर जो है, ये क्या उसकी कंडक्शन को वीक करती है, इट वीकन्स इट्स कंडक्शन। ठीक है, तो ये इसका अनडिजायरेबल हुआ। फिर अनडिजायरेबल कैसे हुआ, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट बन रहा है उसकी कॉपर की लेयर पे, ये तो उसकी जो प्रॉपर्टी कंडक्शन को कम कर रहा है। तो सिल्वर बच्चों आ जाओ, सिल्वर ब्लैक हो जाएगी। अब सिल्वर एक प्रीशियस मेटल है, ऑर्नामेंट में यूज होती है, या हम इसको मॉन्यूमेंट्स बनाते हैं। अब ये ब्लैक कलर में तो आपको पता है कि वो जो ऑर्नामेंट्स है वो अच्छे नहीं लगेंगे, अनडिजायरेबल है, फिर इसको साफ किया जाता है। तो इस तरह से ये भी एक हमारे लिए प्रॉब्लम बन जाता है। अब जैसे स्टेनलेस स्टील आ जाए आपके पास,
और मेटल्स आ जाती है, एल्यूमिनियम आ जाती है, ये सारी टार्निश हो जाएंगी बच्चों। अब टार्निश का क्या मतलब है? टार्निश का मतलब है कि दे लूजेस देयर लस्टर, ठीक है, इनकी चमक खत्म हो जाएगी, लूजेस, ठीक है, इट्स लस्टर, इट्स लस्टर, तो ये अपनी चमक को खत्म कर देंगे। अगर ये चमक इसकी कम हो जाएगी तो फिर ये हमारे लिए यूजलेस सा बन जाएगा बच्चों, ठीक है। इसी तरह स्टेनलेस स्टील है, लेड भी इसी में आती है, ठीक है, तो ये सारा है। अब आ जाता है बच्चों हमारे पास ये सारा आ जाएगा। इसी तरह से आयरन, आयरन भी इसी कैटेगरी में आती है, ये डिग्रेड हो जाती है, ये फेरिक ऑक्साइड में बदल जाती है, ये मेटल ही जो है पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, कन्वर्ट्स इनटू पाउडर फॉर्म, कन्वर्ट इनटू पाउडर फॉर्म। तो ये तो वैसे ही बड़ी बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगा। जो ब्रिजेस, ये जो आर्क्स हैं, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना रही हैं जिसमें हम आयरन यूज़ करते हैं, तो वो वहाँ प्रॉब्लम रहता है। अब ये आ गया बच्चों ये वाला, ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, तो इतना बड़ा इसका इशू भी कम बनता है, ये कम ही होती है क्योंकि कॉपर एटमॉस्फेयर को कम एक्सपोज की जाती है, वो इंसुलेटेड वायर में होती है, जहाँ वो पड़ता है इसका जॉइंट आता है वहाँ उसको अच्छे से कवर कर दिया जाता है, तो इसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। सिल्वर ये भी है, इसकी भी आजकल ये होता है कि काफ़ी यूज़ हो रहा है, ब्लैकिश होता है, बट ये धोने से फिर अच्छे से साफ हो जाता है। स्टेनलेस स्टील और ये चलो ये भी है, पर ये प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी है। तो आयरन एक जो है पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, मेटल ही पाउडर हो जाती है बच्चों। आप बताओ, बिल्डिंग जो है धीरे 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 पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, तो बिल्डिंग ही गिर जाएगी, ब्रिजेस खराब हो जाएंगे, आपकी जो भी स्ट्रक्चर्स आपने आयरन से तैयार कर रखी हैं वो सब प्रॉब्लम में फंस जाएंगी, ठीक है जी। तो यहाँ बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। तो फिर हमें क्या है, इन केस ऑफ आयरन, इन केस ऑफ आयरन, आयरन के केस में क्या होता है बच्चों, ये देखते हैं, ठीक है। तो कोरोजन इज कॉल्ड रस्टिंग, कोरोजन इज कॉल्ड रस्टिंग, इसको हम रस्ट बोलते हैं, रस्टिंग, जंग लग जाना, जिसको हम हिंदी या पंजाबी में आप जैसे बोल सकते हो रस्टिंग, ठीक है। अब इसका जो रस्ट का केमिकल फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला ऑफ रस्ट, ये ध्यान रखना है बच्चों आपको, ये होता है Fe2O3 और XH2। बेसिकली ये हाइड्रोक्साइड का हाइड्रेटेड फॉर्म होता है, तो हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, तो इसको हम रस्ट बोलते हैं बच्चों, ये ध्यान रखना है आपको, रस्ट, ठीक है। तो ये हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ है, ठीक है। तो ये कैसे होता है बेटे, तो रीजन ऑफ रस्ट, रीजन ऑफ रस्टिंग, ठीक है। कौन कौन से कारण बनते हैं रस्टिंग के लिए, तो सबसे पहले तो बेटे मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर, मॉइस्चर इन एटमॉस्फेयर ये कारण बनता है। इसका मतलब ड्राई एटमॉस्फेयर में है तो रस्टिंग नहीं होगी। सेकंड जो है बच्चों CO2 इन द एटमॉस्फेयर, ये बहुत बड़ा कारण बन जाता है CO2, एंड थर्ड में हम ऑक्सीजन को भी ले सकते हैं। तो ये तीनों जो मिलते हैं ये रस्टिंग का कारण है। आपको अगर आयरन को बचाना है तो इन तीनों के एक्सपोजर से इसको बचाना पड़ेगा। तो रीजन ऑफ रस्टिंग क्या है, मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर, CO2 इन द एटमॉस्फेयर एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। आप बोलोगे कि ये रीजन कैसे है, तो यहीं से मैकेनिज्म फिर बाद में एक्सप्लेन करेंगे जब इसका नंबर आएगा। अभी आपको ये मैंने इसी तरह से करवाया। सबसे पहले तो केमिकल फॉर्म ऑफ रस्ट आपको अच्छे से याद रखना होगा, आयरन के केस में कोरोजन को रस्टिंग बोलते हैं, ये याद रखना, और इसके रीजन बहुत जरूरी है बच्चों। अब फैक्टर्स क्या आएंगे बेटे, अब रस्टिंग में हम क्या पढ़ेंगे, फैक्टर कैसे आएंगे। तो फैक्टर को समझने से पहले फैक्टर और इसकी प्रोटेक्शन तो कैसे आएगी, हम इससे पहले बच्चों मैकेनिज्म ऑफ जो कोरोजन है वो पहले पढ़ लेते हैं। चलिए मैकेनिज्म, अब मैकेनिज्म ऑफ कोरोजन यानी रस्टिंग पढ़ते हैं, चलो ठीक है ना, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो इसका मैकेनिज्म क्या कारण है,
देखो ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है इस कारण को। ये मानते हैं बच्चों कि आयरन जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद पाउडर फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना है इसको बात। तो इस मैकेनिज्म में इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी से वी एक्सप्लेन दिस बाय इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी। तो इलेक्ट्रॉन केमिकल थ्योरी से हम इसे एक्सप्लेन करेंगे। अब ये थ्योरी है क्या? इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ये बोलती है कि यहाँ जो है एक मेटल दूसरे किसी आयन को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है, यानी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। So this theory is based on the redox reaction. So this theory is based on indirect redox reaction. Indirect redox reaction, or we can say galvanic cell form. तो galvanic cell form, इसमें ये बिलीव करते हैं। तो व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये है कि देयर शुड बी a metal, there should be electron loser and gainer, यानी कोई इलेक्ट्रॉन को लूज करने वाला होना चाहिए और गेन करने वाला। अब इलेक्ट्रॉन जो लूजर है बच्चों वो तो हमारा बनेगा आयरन। तो आयरन ने तो बच्चों इलेक्ट्रॉन लूज करना है। कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो? 2। अब इलेक्ट्रॉन गेन कौन करेगा? तो गेन करने के लिए हम छोटी सी थ्योरी देखते हैं बच्चों। देखो गेन करने के लिए हम यहाँ चलते हैं आगे के मैकेनिज्म के पर। तो क्या होता है बच्चों, जो एटमॉस्फेयर में वाटर है पहले तो ये छोड़ता है H पॉजिटिव आयन, ये वाला। अब एक बात बताना चाहता हूँ, अब ये ध्यान से अच्छे से देख लो। जो वाटर है ये H पॉजिटिव OH नेगेटिव छोड़ता है, ये H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन यहाँ से ये वाले गेन करता है। समझने की बात? अब देखिए बच्चों, इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल जो आयरन का है वो है बच्चों E0 माइनस 0.44 वोल्ट। ठीक हो गया? तो E0 जो है माइनस 0.44 वोल्ट जो है इसका रिडक्शन पोटेंशियल है। तो इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो इतना कम है, यानी पावर टू लूज इलेक्ट्रॉन H से ज्यादा है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन H को डोनेट कर देगा। समझी बात? अब सिंपल सी बात है, वो H को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। पर बहुत बड़ी बात बोलने वाला हूं, ये जो H पॉजिटिव आयन है ये इतनी रस्टिंग नहीं कर सकता, क्योंकि एटमॉस्फेयर में जो वाटर है वो काफी हद तक प्योरिश फॉर्म में भी होता है, तो वहां H पॉजिटिव आयन कम ही बनते हैं। बट जो एटमॉस्फेयर में ये CO2 जब प्रेजेंट आ जाए तो ये बनती है बच्चों कार्बोनिक एसिड, C ये वाला, ये कार्बोनिक एसिड की फॉर्म बन जाता है। और कार्बोनिक एसिड जो है वो अपने में से H पॉजिटिव आयन छोड़ता है, या मान लीजिए आप, तो ऐसे एक सेल बन जाता है आपका। ये H पॉजिटिव ज्यादा आ जाएगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ मिलता है तो फिर H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन जो बढ़ जाती है, तो इलेक्ट्रॉन की गेनिंग ये लेने के लिए तैयार हो जाता है। वाटर की डिसोसिएशन से H पॉजिटिव आयन कम निकलते हैं, इतने नहीं होते हैं कि वो बहुत बड़ी रस्टिंग को काम कर दे। बट जब एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ मिलकर कार्बोनिक एसिड बना लेती है, तो वो कार्बोनिक एसिड जो फर्दर डिसोसिएट होने के बाद H पॉजिटिव आयन छोड़ता है, ये H पॉजिटिव आयन बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो फिर आयरन का एक सेल का जो काम जो है वो चल पड़ता है। समझ की बात? अब क्या होगा? अब ये होता है बच्चों, यहाँ ये एनोड पे होगा, एनोड, तो एनोड पे तो ये होना ही होना है ऑक्सीडेशन। अब कैथोड पे क्या हो रहा है? तो कैथोड पे हो रहा है ये वाला काम। कौन सा काम हो रहा है कैथोड पे? अगर हम देखें तो RH पॉजिटिव प्लस 4e इलेक्ट्रॉन, तो ये बन गया 2H2O। तो ये बन गया अपने पास एक कैथोड की रिएक्शन। ये समझने की बात। अब हम इसको सेल के रूप में देखते हैं, तो Fe हम यहां लिखते हैं बच्चों, सॉलिड
ये बन गया Fe+2 इलेक्ट्रॉन, तो इसका जो ई नॉट सेल है वो -4 फॉर वोल्ट है। अब यहाँ आ गया आपका, ये तो आ गया आपका ऑक्सीडेशन, ठीक है, ये ऑक्सीडेशन वाला पार्ट आ गया। अब ये रिडक्शन पार्ट आ गया आपका। अभी आप बात करेंगे अच्छे से, 4H पॉजिटिव प्लस O2 प्लस 4E नेगेटिव, तो ये बन गया 2H2, और इसका जो ई नोट सेल है 1.23 वोल्ट है। अब ओवरऑल अगर हम करेंगे इस रिएक्शन को, तो आएगा हमारे पास Fe प्लस O2, ठीक है, प्लस 4H पॉजिटिव आयन, तो ये बन गया 2Fe+2, और ये बन गया 2HO, और इस सेल का जो ई नोट बना है वो बना है 1.67 वोल्ट। ये याद रखना, बहुत बड़ी वोल्टेज है ये। अब यहाँ दोबारा देखते हैं सारे को, तो क्या है बच्चों, सबसे पहले आयरन पे कंसंट्रेट करो। आयरन ने अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ना है, तो एटमॉस्फेरिक में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन और मॉइस्चर की वजह से H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस हो जाता है। वो H पॉजिटिव आयन इस इलेक्ट्रॉन को जो प्रोड्यूस हुए हैं उनको गेन करने के लिए रेडी हो जाता है। अब इलेक्ट्रॉन इसने छोड़ने हैं, इसका रिडक्शन पोटेंशियल इतना है, इसका गेनिंग के साथ पोटेंशियल इतना आता है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल बहुत कम है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। आयरन इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा और हाइड्रोजन H पॉजिटिव आयन गेन करेगा। ये एक ऑटोमेटिकल एक रिएक्शन है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, स्टार्ट हो जाती है। जब ये स्टार्ट होनी शुरू हो जाती है, ये रिएक्शन काम करने लग जाती है, तो फिर ये आयरन की रस्टिंग यानी पाउडर फॉर्म तैयार धीरे धीरे होनी शुरू हो जाती है। तो धीरे धीरे स्लोली, अब जैसे आपने इस रस्टिंग का समझ लिया, अब आप घर में अगर कूलर है जो मेटल बॉडी के हैं, वैसे तो प्लास्टिक बॉडी के बहुत आ रहे हैं, पर जो मेटल बॉडी के आपने ले रखे हैं उनका पेंट धीरे धीरे खत्म हो जाता है। अगर आपने पेंट अच्छे से नहीं करवा के रखा, जब आपने बंद किया है, तो वो धीरे धीरे रस्टिंग हो जाएगी, वो कूलर की बॉडी जो है धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, खराब हो जाती है, रस्टिंग लग जाती है, इतना पाउडर फॉर्म बन जाता है कि साल 2-3 साल में वो कूलर की इतनी भारी बॉडी जो हम उसको लेके आए थे वो बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। अब उसको हल्का सा मारो, वो नीचे सारा गिरने को रेडी हो जाता है, वो सारा इसी कारण होता है। अब ये तो यहां तक समझ गए, बट एक बात इसके मैं आगे बोलना चाहता हूं जो आपको ये करनी है, ठीक है। अब ये जो आगे है आपका, इसमें बहुत अच्छी बात है जो आपने समझनी है। अब ये आ गया बेटे फेरिक आयन। अब मैं अब ये बताता हूँ, ये फेरिक आयन बन गए, ये पॉजिटिव आयन बन गया, ये सारा कुछ हो गया। यहां भी रस्टिंग स्टॉप हो सकती थी, क्योंकि ये H पॉजिटिव आयन जितने बनते हैं वो उतनी आयरन के इलेक्ट्रॉन लेके आयरन प्रोडक्ट बन चुका होता है, तो H पॉजिटिव आयन की प्रोडक्शन जो है वो कम हो सकती थी। बट होता क्या है बच्चों, ये जो आयरन आपका बना, ये क्या करता है, ऑक्सीजन और वाटर के में डिसॉल्व हो जाता है 4, तो यहां बनाता है ये फेरिक ऑक्साइड, और प्लस बनते हैं 8 प्लस आयन। ये ध्यान से देखना बच्चों, ये जो आपको बात समझ आएगी अगर एग्जाम में आपको लिखना है, तो रस्टिंग यहां से आगे चल रही है अभी। तो ये जो फेरिक आयन है ये ऑक्सीजन में डिसॉल्व हो जाता है, वाटर की प्रेजेंस में फेरिक ऑक्साइड बनाता है और फर्दर 8H पॉजिटिव आयन बना देता है। अब ये फेरिक आयन जो है वो रस्टिंग को बंद होने नहीं देता, खुद ही नहीं बंद होने देता। एक बार जो स्टार्ट होगी है, ये खुद ही H पॉजिटिव आयन तैयार कर रहा है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड चले भी जाए तो ये एक बार ये 8 पॉजिटिव आयन आ जाएंगे, 8 पॉजिटिव आयन आ गए तो फिर ये प्रोसेस चल पड़ेगा, फिर यहाँ पहुंचोगे, फिर यहाँ होगा। तो 8 पॉजिटिव आयन आने से फर्दर एक्सेलरेट होती है, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये फिर हाइड्रेटेड फॉर्म बना लेता है खुद अपनी, ठीक है, वाटर के साथ मिलके XH2O, तो इसे हम बच्चों रस्टिंग बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड रस्ट, ये वाला, ये ध्यान रखना। अब यहां से हमने क्या सीखा बच्चों, क्या ये सीखा कि आयरन की रस्टिंग स्टार्ट हुई, रस्टिंग मतलब पाउडर फॉर्म बनना स्टार्ट हुआ, डिटोरेशन स्टार्ट हुई, पर वे खुद भी रस्टिंग में पार्टिसिपेट करने लग गए। तो धीरे 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 ये सारा फैक्टर चला जाता काम। तो ये है मैकेनिज्म जो रस्टिंग का पूरा एक एग्जाम में लिखना है, और यहां से ये बात कंपल्सरी है लिखनी आपको
कि जो फेरिक आयन बनते हैं वो ऑक्सीजन और वाटर मॉइस्चर में डिसॉल्व हो जाते हैं, वहां वो फेरिक ऑक्साइड बनाते हैं प्लस 8H पॉजिटिव आयन बनाते हैं। अब जो 8H पॉजिटिव आयन बनता है वो फिर फर्दर इसको एक्सेलरेट करता है रस्टिंग को, और ये फेरिक ऑक्साइड हाइड्रेटेड फॉर्म में आता है वाटर की वजह से। तो ये आ गया। अब हुआ क्या बच्चों, ये देखिए ये जो वाटर बन रहा है, ये जो वाटर बन रहा है जो यहाँ हमने ये बना रखा है, ये यहाँ यूज होना शुरू हो जाता है। तो प्रोडक्ट यूज हो रहे हैं, आयंस और बन रहे हैं, तो रस्टिंग स्टॉप कैसे होगी? वो तो चल पड़ी है, एक बार स्टार्ट होगी वो बंद ही नहीं होती फिर, जितनी देर तक वो पूरे का पूरा जो आयरन का स्ट्रक्चर है वो खत्म नहीं हो जाता। उसको साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे, 4 साल लगे, धीरे 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 वो खत्म हो जाता है, टिल आपने उसको बचाने के लिए कुछ नहीं किया। ये समझ लगी बात। अब आते हैं बेटे, रीजन हो गया, अब इसको हटाएंगे नहीं, इसको रखेंगे और साथ साथ एक एक पॉइंट्स लिखते जाएंगे। देखिए सबसे पहले बच्चों उसे बोला था फैक्टर्स अफेक्टिंग रस्टिंग। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग रस्टिंग क्या है? देखिए मैं एक एक करके लिखता हूँ, ठीक है। तो ये फैक्टर जो अफेक्टिंग रस्टिंग के, पहला पोजीशन ऑफ मेटल इन द ईएमएफ सीरीज। तो पोजीशन ऑफ मेटल इन ईएमएफ सीरीज, ये बहुत अच्छी बात है। ये देखिए सर, ये मेटल है, अब इसकी जो पोजीशन है उसका रिडक्शन पोटेंशियल ये है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल ये है। अब जिस मेटल की रस्टिंग हो रही है, अगर उसका रिडक्शन पोटेंशियल H पॉजिटिव आयन के इस रिएक्शन के सेल से रिडक्शन पोटेंशियल कम है तो उसकी रस्टिंग होगी, अगर नहीं है तो नहीं होगी। तो पोजीशन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में मतलब है इफ रिडक्शन पोटेंशियल इज लो then atmospheric electrochemical cell, ये वाला low than atmospheric electrochemical cell, chemical cell, rusting will happen, मतलब रस्टिंग होगी, रस्टिंग तो होनी ही है उसकी, ये ध्यान रखना आपने, ठीक है। सेकंड नंबर पे बात करते हैं, अभी धीरे धीरे बात करेंगे, इसमें हम सारी पॉइंट्स को बात करेंगे। प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, तो प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। अब इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं बेटे? बेसिकली ये आयंस होते हैं, जो आयंस होते हैं दे हेल्प इन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इलेक्ट्रॉन के फ्लो को हमें हेल्प करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन का फ्लो जब एनोड से कैथोड की तरफ इलेक्ट्रोलाइट्स की वजह से तेज हो जाता है तो रस्टिंग भी तेज हो जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो ना हुआ, अच्छे से काम ना हुआ, डिले में हुआ, तो रस्टिंग का प्रोसेस स्लो होगा या होगा ही नहीं। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, जो आयंस, दे हेल्प इन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एनोड टू कैथोड, hence increases the process of rusting। रस्टिंग के प्रोसेस को इंक्रीज करता है। जैसे ये देखिए बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करना है यहाँ से एनोड से कैथोड की तरफ, अब बीच में इलेक्ट्रोलाइट्स आ जाए तो वे तो है ही है, काम ही करेंगे वो तो हमारे लिए। तो इस तरह से ये फैक्टर जो है इफेक्ट कर सकते हैं। अब इलेक्ट्रोलाइट्स आएंगे कहाँ से बच्चों, ये मैं नहीं बताता हूँ। देखिए एटमॉस्फेयर में या मेटल में इम्प्योरिटीज हो, वहां से जो आयन की फॉर्मेशन है, वो आयन की फॉर्मेशन ही रस्टिंग में हमें पार्टिसिपेट करवाएगी बच्चों, ठीक है। अब ये आगे ये देखिए प्रेजेंस हो, मैंने बोला था ना प्रेजेंस ऑफ CO2, मैं इसीलिए इसको बाद में लिखा है। बहुत सारी जो आपकी टेक्स्ट बुक्स हैं वो पहले लिख देती हैं प्रेजेंस ऑफ CO2, तो मैकेनिज्म समझ नहीं आया, फैक्टर कैसे समझेंगे। तो CO2 जो है बच्चों वो फर्दर एक्सेलरेट कर रही है। देखिए मैंने बोला था कि अगर तो वाटर में CO2 नहीं है तो पानी डिसोसिएट होगा, इतना नहीं डिसोसिएट होता है, ये थोड़ा सा डिसोसिएट होता है। नॉर्मली वाटर इतना डिसोसिएट तो होता ही नहीं है। तो अगर वो डिसोसिएट ज़्यादा नहीं हुआ तो ये अच्छा पॉजिटिव आयन थोड़े ही होंगे, कम होंगे तो फिर आयरन भी इलेक्ट्रॉन कहाँ से ज़्यादा, तो जब इलेक्ट्रॉन लेने वाले कम है तो इलेक्ट्रॉन देगा क्यों इतने ज़्यादा? तो उसकी रस्टिंग की जो स्पीड है वो 10 टाइम्स कम हो जाती है। पर जब आपके पास आ गया CO3, ये वाटर के साथ मिलता है
ठीक है, ये बनाता है एसिड, कार्बोनिक एसिड। अब एसिड तो बहुत जल्दी टूटता है और H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा देता है, तो इट मेक्स H positive ion more, hence increases या hence accelerates क्या होगा accelerates? रस्टिंग, सिंपल सी बात है। तो ये रस्टिंग को और अच्छा कर देता है। अब लास्ट में हम बोलेंगे कोटिंग। तो कोटिंग जो है बेटे वो रस्टिंग को डीएक्सेलरेट करती है। इट डीएक्सेलरेट डीएक्सेलरेट कम करती है स्पीड ऑफ रस्टिंग। कैसे? अब अगर आपने कोटिंग कर दी बच्चों, कोटिंग करने क्या होगा कि जो मेटल और मॉइस्चर का कांटेक्ट नहीं होगा, मेटल और मॉइस्चर का कांटेक्ट नहीं होगा तो H पॉजिटिव आयन और इसका कांटेक्ट नहीं होगा, तो फिर इलेक्ट्रॉन कहां से लेगा? तो फिर ये कोटिंग की वजह से डीएक्सेलरेट हो जाएगा, सारा प्रोसेस कम हो जाएगा। ठीक हो गया द्वारा। तो यहां से हमने रस्टिंग के बारे में सीखा। अभी आप बोलोगे इसको नीचे को हटा दो, नहीं हटाएंगे बच्चों। क्यों नहीं हटाएंगे? अभी करेंगे, इसमें एक छोटा सा पार्ट आ जाएगा और तो वो आ गया प्रिवेंशन। तो प्रिवेंशन कैसे करें बच्चों? प्रिवेंशन फ्रॉम रस्टिंग। तो आपको रस्टिंग से प्रिवेंशन करनी है। नंबर एक बात, कोटिंग कर दीजिए, जो तो हमने पीछे ही अभी किया, कोटिंग कर दीजिए सरफेस पे, कोटिंग सरफेस। ठीक है, ये जब आप नई कार लेके आते हो, नई बाइक लेके आते हो, तो आपको जो एजेंसी वाले होंगे, वर्कशॉप वाले होंगे, वो ये बोलेंगे कि आप इसको, जो इसका प्लेटफॉर्म है, इसको ऐसी कोटिंग करा लीजिए, तो 2-3-4 साल इसकी रस्टिंग नहीं होगी। तो क्योंकि हम नई कार लेके आए, बाइक लेके आए, तो हम थोड़े कॉन्शियस होते हैं, तो हम करवा भी लेते हैं। तो कोटिंग क्या होती है बच्चों? कोटिंग जो होती है वो आयरन की सरफेस पे हम करवा देते हैं, जिससे मॉइस्चर के साथ इसका कांटेक्ट खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये कोटिंग कैसे हो सकती है बच्चों? पेंट की हो सकती है, ठीक है, वैक्स कोटिंग हो सकती है, ठीक है, और ऑयल और ग्रीस इसकी भी हो सकती है बच्चों। ठीक है, ये सारा कुछ हो सकता है इसका, ग्रीस। ठीक है, अब ऑयल ग्रीस का क्या मतलब है? क्योंकि ऑयल की सरफेस पे वाटर नहीं ठहरता, तो ठहरेगा नहीं तो आयरन के लिए इलेक्ट्रॉन लेने का काम नहीं कर पाएगा, तो वो गिर जाएगा। वेट कोटिंग में यही हिसाब है, पेंट में यही हिसाब है। एक और कोटिंग आती है, ये बहुत अच्छी बात है, ये कोटिंग विद मोर एक्टिव मैटर, मोर एक्टिव मैटर। तो हम एक एक्टिव मैटर से कोटिंग करते थे, जिसको हम, जैसे ये मान लीजिए हमारा आयरन का पीस है जिसको हमने बचाना है। अब यहाँ के ऊपर है जो हम ऐसे जिंक कोटिंग कर देते हैं, मान लीजिए ये आयरन है। अब कोटिंग ऑन अ जिंक, कोटिंग ऑफ अ जिंक ऑन आयरन इसका गैल्वेनाइजेशन, इसको हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। अब इससे होता क्या है? तो जिंक होता है ना, इसका रिडक्शन पोटेंशियल होता है -0.76 वोल्ट, इसका होता है -0.44 वोल्ट। अब यहाँ अगर थोड़ा सा ब्रेकेज हो भी गया, मान लीजिए यहाँ स्क्रैच आ गया, स्क्रैच आने की वजह से आयरन अपने इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, फिर एटमॉस्फेयर में एक्सपोज हो गया तो आयरन इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। अगर आयरन इलेक्ट्रॉन देगा तो ये जिंक उसको दे देगा, फिर ये ऐसे फ्लो चलेगा, फिर जिंक से आयरन को आएंगे, आयरन आगे दे देगा, तो आयरन बचा रहेगा। जिंक डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से नहीं होता है ऐसे, क्योंकि ये मेटल की अपनी प्रॉपर्टी है, वो ऊपर पेंट सरफेस ही ऐसी होती है उसकी। पर जैसे ही यहाँ स्क्रैच पड़ता है, जैसे ये स्क्रैचिंग के कारण आयरन अगर एटमॉस्फेयर को एक्सपोज हो चुकी है, तो आयरन स्टार्ट लूजिंग इलेक्ट्रॉन, पर जिंक जो है वो आयरन को इलेक्ट्रॉन देके, तो बेसिकली जिंक ही लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन, बिकॉज ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल आयरन इज -0.76 वोल्ट एंड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ आयरन इज 0.44 वोल्ट। इसका रिडक्शन पोटेंशियल जिंक का कम होता है इससे, तो ये इलेक्ट्रॉन जो लूज करने की ताकत जो है वो ज्यादा रखती है, तो इसको गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। ये पोटेंशियल दिखाना था, इसकी वजह से कोटिंग ऑन द सरफेस करते हैं। अब होता क्या बच्चों, एक और बात है, हम क्या करते हैं, जैसे एक और है इसमें, हम इसका नाम अच्छे से लेते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं हम पर्टिकुलरली इलेक्ट्रिकल प्रोडक्शन। अब ये दूसरी और दूसरे में लिखते हैं इलेक्ट्रिकल प्रोडक्शन,
तो इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन क्या होता है बच्चों? अब आजकल तो ये नहीं हो रहा, मैं ये बताता हूँ। होता क्या था बच्चों, जब हम अंडरग्राउंड वाटर पाइप्स डालते थे तो पहले तो आयरन की थी, आजकल तो हाई प्रेशर वाली जो प्लास्टिक पाइप्स हैं ये वो सब कुछ आ चुका है। चलिए पहली वाली बात करते हैं। तो अंडरग्राउंड थी हमारे पास आयरन की पाइप्स, ये था हमारा ग्राउंड, और ये हमने यहाँ एक आयरन की पाइप जो है मान लीजिए डाल रखी है ऐसे। तो ये वाटर की सप्लाई है, ये आयरन। अब ग्राउंड में आयरन डालेंगे तो मॉइस्चर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सब कुछ है, तो वो खत्म हो जाती थी, वो रस्टिंग आ जाती थी। हम क्या करते थे, बॉक्स बनाते थे, यहाँ से ओपन, यहाँ से ऐसे। तो और इसमें क्या करते थे, मैग्नीशियम जो है वो फिल कर देते थे, और इसको यहाँ तार से कनेक्शन कर देते थे, कंडक्टिंग वायर। अभी आपको 1 मिनट में पता चल जाएगा। आप देखिए मैग्नीशियम का रिडक्शन पोटेंशियल देख लीजिए तो आपको मजा आ जाएगा। इसका होता है बच्चों -2.37 वोल्ट। आयरन का रिडक्शन पोटेंशियल है आपके पास इक्वल -0.44 वोल्ट। अब बताओ किसका रिडक्शन पोटेंशियल हो, इसका। तो आयरन तो इलेक्ट्रॉन देगा ही नहीं। फिर आयरन जब इलेक्ट्रॉन देगा एटमॉस्फेयर को तो फिर वो आयन बनेगा या ग्राउंड में देगा, तो ये मैग्नीशियम जो है ये इसको फिर वापस दे देगा, यानी आयरन बेसिकली इस प्रोसेस में चल पड़ेगा, ये वापस सॉलिड बनता जाएगा। तो इनडायरेक्टली मैं ये बोलूं कि मैग्नीशियम ही इलेक्ट्रॉन देगा। अब आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन बन गया, जो आयरन देगा मैग्नीशियम, तो प्रॉब्लम तो फिर है जब मैग्नीशियम खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं होता था, होता ये था बच्चों कि टाइम पे ये बॉक्स को ऊपर से, ये रोड है हमारी, तो रोड से हम इसको चेक करते थे कि मैग्नीशियम इसमें खत्म तो नहीं हो गया। अब उसकी मेंटेनेंस की जाती थी, वीकली उसको चेक किया जाता था या मंथली, तो उसको में फिर मैग्नीशियम की फिलिंग कर दी जाती। इस तरह से जो ग्राउंड पाइप्स थी आयरन की उनको हम बचा के रखते थे, क्योंकि बार बार ग्राउंड तो खोद नहीं सकते हम, अब पाइप्स भी अंडरग्राउंड रखनी है और वाटर की भी पाइप जानी चाहिए, तो फिर इस तरह से इसकी प्रोटेक्शन की जाती थी इलेक्ट्रिकल। ठीक है, तो मैग्नीशियम जो था उसका रिडक्शन पोटेंशियल आयरन से कम है, उसको कंडक्शन वायर से कर देते तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन लूजिंग का काम फिर मैग्नीशियम करता था, और उसको दोबारा से यहाँ फिलिंग करना आसान था, वो कर लेते। एक यहाँ और आती है बेटे टिन प्लेटिंग। जो टिन प्लेटिंग होती है ये हमें, वैसे तो टिन प्लेटिंग में क्या होता है मैं अभी आपको बताता हूँ, उसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो तो आयरन से भी कम है, ये तो लग गया होगा पता आपको सारा। ठीक है, तो ये है, देखिए मैंने जो लेक्चर बनाया है वो आपके लिए कंप्लीट बनाया है। ये देखो बच्चों, ये आ गया आपके पास है कि टिन प्लेटिंग। ठीक है, तो टिन प्लेटिंग जो है वो अच्छे से समझने वाली बात है। ठीक है, क्लियर। ये देखते हैं टिन प्लेटिंग, तो इसको बोलते हैं हम टिन प्लेटिंग है। ठीक, तो इसमें क्या होता है, एसएन की कोटिंग की जाती है। ठीक है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो ये है। अब आयरन का जो है, आप बोलोगे ये क्या उल्टी गंगा बहा दी आपने। यहां देखो बच्चों, टिन का रिडक्शन पोटेंशियल आयरन से भी कम है। ठीक है, टिन का रिडक्शन पोटेंशियल आयरन से भी कम है, तो ये इसका रिडक्शन पोटेंशियल आयरन से, सॉरी टिन का रिडक्शन पोटेंशियल आयरन से ज्यादा है, देख लीजिए। ठीक है, तो इसका कम है। ठीक, तो ये इलेक्ट्रॉन यूज करेगा, ये गेन करना चाहिए। पर होता क्या है बच्चों, टिन जो होती है ना, इसकी जो प्लेटिंग होती है वो हार्ड होती है, ये बहुत हार्ड प्लेटिंग होती है। ठीक है, हार्ड प्लेटिंग होने की वजह से ये जो है बहुत देर तक इलेक्ट्रॉन लूजिंग में नहीं जाता, जब तक इसमें स्क्रैच ना पड़े। ठीक है, मैं यहाँ से आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ। जो टिन की प्लेटिंग है, therefore however it may be noted that the tin coating on a film effective as long as it is intact. When scratches occur, so both the metals are exposed to oxygen air rusting. This is due to fact that reduction potential tin is more than that of iron. तो ये उसके से भी ज्यादा है, तो आयरन विल ऑक्सीडाइज इन प्रेफर टू द टिन। तो आयरन जो है टिन से जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगी। बट मैं जो बात करने बताने वाला था,
वो ये थी बच्चों की जो टिन की कोटिंग होती है ना, ये इतनी हार्ड है कि ये सरफेस को प्रोटेक्शन में ले लेती है। तो ये बेसिकली एटमॉस्फेयर के साथ इलेक्ट्रॉन की लूजिंग का स्टार्ट नहीं करती। अब इस पे जो स्क्रैच भी है ना बच्चों, वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड और इंटैक्ट होने की वजह से बहुत कम चांसेस में पड़ती है, जिंक से ज़्यादा हार्ड होती है टिन की प्लेटिंग जो है। तो इस वजह से जो हमारी आयरन है वो काफ़ी देर तक बची रहती है, ड्यू टू इट्स हार्डनेस प्रॉपर्टी, नॉट ड्यू टू इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी की वजह से नहीं बची रहती है। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी से बचाना है तो मैग्नीशियम और जिंक का सहारा लीजिए आप, टिन नहीं काम करेगी। टिन का तो रिडक्शन पोटेंशियल आयरन से भी क्या है आप देख लीजिए ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होने की वजह से इसका इलेक्ट्रॉन की लूज करने की ताकत जो है वो टिन से भी ज्यादा। एक उसमें और बात आ जाती है, देखिए टिन इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है वो अंदर ही ऐसे रख लेता है, समझ लगी। अब ये हार्डनेस की वजह से ये क्रोजन को टिन आयरन की क्रोजन को होने नहीं देता। बस ये है सारा क्रोजन का पार्ट। अब कोशिश तो यही की गई है कि हर छोटी से छोटी बात क्रोजन में हो जाए। देखो मैंने जो लेक्चर आपको दिया है उसमें क्रोजन का डिटेल फैक्टर दिया है। अब इस डिटेल के लिए आपको +2 बोर्ड्स, कंपटीशंस, नीट और सब में आज काम आएगा। ये पूरी डिटेल देने की कोशिश की है, ये कोई छोटा सा लेक्चर नहीं तैयार किया गया है। यहाँ से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री और +2 का सफर आपका खत्म हो जाता है। आगे आएगा चैप्टर सरफेस, वहाँ से शुरू होगा आपका इनऑर्गेनिक का सफर। तो सरफेस, सरफेस के बाद पी मेटलर्जी, मेटलर्जी के बाद पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन, ये सारा सफर आपका चलता है। अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है बच्चों लाइक कीजिए, आपको अच्छे से ये लेक्चर मिलते जाएंगे। आई होप कि लेक्चर के वाइज आपका पूरा जो सेटिस्फेक्शन हो रही होगी। आप इसके अच्छे से नोट्स बनाएं, सुने, फिर आगे मिलते हैं, देखते हैं।